नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। आज हम हरियाणा बोर्ड की इतिहास की पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 का अध्याय नंबर 6 शुरू करेंगे। भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी भारत पर जो भी दूसरे देशों से आक्रमण समय समय पे होते रहे हैं, उन सभी आक्रमणों के बारे में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में मुख्य रूप से मध्यकालीन समय में जो भारत के ऊपर आक्रमण हुए हैं वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को, जिसका नाम है भारत पर विदेशी आक्रमण। प्राचीन काल से ही भारत भूमि पर अनेकों विदेशी आक्रमण होते रहे, यानी ये कोई नई बात नहीं थी। पहले के टाइम में भी हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमणकारियों में कौन? यूनानी, यानी जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था वो यूनानी आक्रमण था। उसके बाद में शक, हूण, कुषाण, पार्थियन आदि के रूप में भारत आए जो विदेशी आक्रमणकारी हैं। इस प्रकार से जिसमें शक, यूनानी है, शक है, हूण है, कुषाण और पार्थियन। लेकिन प्राचीन काल के आक्रमणकारियों और पूर्व मध्यकालीन आक्रमणकारियों में यह भेद था कि प्राचीन काल के आक्रमणकारी भारतीय समाज में समाहित कर लिए गए, यानी वो भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण किए और वो यहाँ रहे और यहीं के समाज में घुल मिल गए। हम नहीं कह सकते कि भाई ये विदेशी आक्रमणकारियों के ये वंशज हैं। आज हमें नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, वो भारत के समाज में ही घुल मिल गए। परंतु 7वीं सदी से 18वीं सदी के बीच हुए आक्रमणों की जो प्रकृति थी वो भिन्न थी, इनका नेचर अलग था तथा ये आक्रमण भारत पर हुए हमलों के आक्रमण पहले के आक्रमणों से अधिक विनाशकारी सिद्ध हुए, यानी जो हमले हमारे ऊपर पहले हुए थे ये उनसे ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए सिद्ध हुए हैं। पूर्व मध्यकाल व मध्यकाल में भी इन आक्रमणों का दौर लगातार जारी रहा, यानी कि जो मध्यकाल है भारत के इतिहास का, वहाँ से लेकर के शुरुआत से और मिड टाइम तक लगभग ये आक्रमण लगातार होते रहे। प्रस्तुत अध्याय में हम कुछ निम्नांकित विदेशी आक्रमणों पर विचार करेंगे। तो हमारे ऊपर कौन कौन से आक्रमण हुए हैं इनको देखते हैं। एक तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है जो 8वीं शताब्दी में हमारे ऊपर हुए। महमूद गजनवी के आक्रमण है जो 11वीं शताब्दी में हुए हैं। मोहम्मद गोरी के आक्रमण 12वीं शताब्दी के अंदर भारत में हुए। मंगोलों के आक्रमण 13वीं व 14वीं शताब्दी में हुए। तैमूर के आक्रमण 14वीं शताब्दी में। बाबर के आक्रमण 16वीं शताब्दी में। नादिर शाह के आक्रमण 18वीं शताब्दी और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भी 18वीं शताब्दी में हुए। तो देखते हैं विदेशी आक्रमण किसको कहते हैं। जब किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आता है तो हमारे लिए वो क्या है? विदेशी है। ठीक उसी तरह जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम वहाँ के लिए क्या होते हैं? विदेशी होते हैं। तो विदेशी आक्रमण का क्या अर्थ है? जब कोई अन्य देश हमारे देश पर आक्रमण करे तो उसी का नाम क्या? विदेशी आक्रमण। इस तरह के आक्रमणों के पीछे कई उद्देश्य निहित हो सकते हैं, जैसे कि साम्राज्य विस्तार की अति महत्वाकांक्षा, यानी अपना राज्य बढ़ाना चाहता है कोई, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, वो लूटपाट के लिए भी आ सकता है, और व्यक्तिगत शत्रुता भी हो सकती है, यानी कि दुश्मनी के लिए भी वो आक्रमण कर सकता है। हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उन सभी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी कालक्रम के अनुसार हमें हो, जिसकी वजह से हमारा देश जो आर्थिक रूप से अति संपन्न हुआ करता था आज विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। कभी हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन आज जो है हम ऐसी स्थिति में नहीं है, आज हमें विकासशील देशों में गिना जाता है। तो भाई क्या कारण रहा कि आज हम विकासशील देशों की श्रेणी में आ गए? वो आक्रमण क्या, कैसे कैसे आक्रमण थे और क्या क्या हमारे ऊपर उन्होंने प्रभाव डाले, ये सारी बातें इस लेसन में हम पढ़ेंगे। अगर ये घटनाएं ना हुई होती तो शायद भारत की दशा और दिशा कुछ और होती। अंग्रेजी शासन के अलावा भी ऐसे बहुत से कारण रहे जिसकी वजह से आज भी हमारा भारत वह भारत नहीं है जो इसे होना चाहिए था। इस अध्याय में कुछ ऐसे ही कारणों की व्याख्या की जाएगी। इस अध्याय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से विदेशी आक्रमणों ने हमारे महान देश भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया, और इसी कमजोरी के चलते अंततः हम अंग्रेजों के अधीन हो गए। यानी उन आक्रमणों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि जिससे हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए और फिर अंग्रेजों ने भी हमें गुलाम बना लिया। प्राचीन काल से सभ्य, विकसित और उन्नत देश रहा है भारत। भारत की गिनती जो है दुनिया में सबसे अमीर व संपन्न देशों में होती थी, जिस कारण से हमें क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। भारत अपनी समृद्धि व सोने की प्रचुरता के कारण विश्व में प्रसिद्ध था।
जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी भारत को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण करते थे। भारत के कई वीर एवं साहसी शासकों ने इन विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया, पर 7वीं शताब्दी में गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में आई राजनीतिक अस्थिरता का लाभ इन आक्रमणकारियों ने उठाया। यानी जिस समय भारत में जब तक गुप्त वंश का शासन रहा तब तक हमने विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया, लेकिन उसके बाद भारत के अंदर राजनीतिक अस्थिरता आ गई, यानी एक के बाद एक राजा बदलते रहे, जिस कारण से इन आक्रमणकारियों को लाभ हुआ और वे हमारे ऊपर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। अब देखते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। प्राचीन काल से ही भारत विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रहा भाई, यानी वो हमारे धन के कारण हम सब कोई सोचते थे कि भारत पे आक्रमण किया जाए। भारत का उत्तर पश्चिमी भाग इसका मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता था। यानी देखो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट यानी पश्चिम। तो जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसको हम भारत का प्रवेश द्वार मानते हैं, क्योंकि यहाँ समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, और यहाँ बात करें तो हिमालय पर्वत काफ़ी ऊंचाई है, यहाँ पे हिमालय पर्वत की आगे नेपाल में रहो तो, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है यहाँ भी पहाड़ तो हैं, ये जो आपको ये देखो ये दिख रहा है पाकिस्तान वाला हिस्सा, लेकिन यहाँ बीच बीच में रास्ते बने हुए हैं। विदेशी यहाँ यात्रियों, व्यापारियों व आक्रांताओं के रूप में आते रहे हैं। मध्यकाल भी इसका अपवाद नहीं है। तो ये प्रवेश द्वार था भारत का, इधर से आते थे, जिसको भी आना होता था भाई यहाँ से आता था, चाहे वो व्यापारी है चाहे आक्रमणकारी है। पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 3 मुख्य मार्ग थे। तो यहाँ से अगर किसी को भारत में आना था 3 रास्ते थे। प्रथम समुद्र मार्ग से पश्चिम तट पर, यानी यहाँ से कोई आना चाहे तो इधर से आ सकता है भाई ऐसे। दूसरा अगर बात करें, दूसरा था उत्तर पश्चिम में खैबर गोमल एवं बोलन के दर्रों का, और तीसरा था मकरान मरु प्रदेश का समतली भाग। इन मार्गों से विदेशी भारत में दाखिल होते थे। तो यहाँ देखो आपको ये एक दर्रे बने हुए हैं, तो ये गोमल दर्रा है, बोलन दर्रा है, या फिर ये जो मकरान का रेगिस्तानी एरिया है, तो यहाँ से भी आ जाते थे। और एक आपका ये हो गया समुद्र वाला रास्ता। तो 3 रास्ते थे पश्चिम की ओर से भारत में आने के। अविभाजित भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित प्रमुख दर्रे, तो यहाँ दर्रे दिखाए गए हैं। अब देखते हैं दर्रा किसको कहते हैं। दर्रा जो होता है वो क्या है, पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को, यानी जो नेचुरल ने बना रखे हैं, नेचुरल तौर पे बने हुए हैं, जिसको हमने नहीं बनाया, लेकिन साथ में वहाँ पहाड़ भी हैं, पर्वतीय वो एरिया है, उसके बीच में से रास्ता बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं दर्रा। अरबों ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य राजनीति व धर्म का विचित्र संयोग था, जिसकी स्थापना हजरत मोहम्मद ने की थी। तो राजनीति और धर्म का मतलब ये मुस्लिम साम्राज्य था, और साथ में धर्म को ये का प्रचार करते थे, और राजनीति तो ये करते ही थे, शोषण तो करते ही थे। तो 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु के समय इस राज्य का क्षेत्र बड़ा सीमित था। यानी जब मोहम्मद साहब मरे तब काफ़ी छोटा एरिया था, ज़्यादा बड़ा इनका साम्राज्य नहीं था। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने केवल 8 वर्षों में ही सीरिया तथा मिस्र पर अधिकार कर लिया, जो उसके उत्तराधिकारी बने, यानी कि जो खलीफा बने। कालांतर में इस साम्राज्य ने विश्व के 2 महानतम जो साम्राज्य थे उनके क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। ये साम्राज्य कौन से देख, तो रोमन साम्राज्य आपका, वह मध्य एशिया का फारस साम्राज्य। तो इन 2 साम्राज्यों को भी इन्होंने कब्जे में कर लिया, और इस विशाल अरब साम्राज्य की सीमाएं पूर्व मध्य काल में भारत से लगने लगी। यानी जब भारत के ऊपर आक्रमण हुए हैं उस समय इस अरब साम्राज्य की सीमाएं भारत के आके टच होगी, जो हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया था। अरबों ने खैबर व बोलन दर्रे से भारत में घुसने का प्रयास किया, लेकिन काबुल जाबुल प्रदेशों में भारतीयों की सतर्कता व किक्कान लोगों के शूरवीरता के कारण अनेकों वर्षों तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। काबुल जो आपकी अफगानिस्तान की राजधानी है, और जाबुल ये हमारे अंदर ही था उस समय ये एरिया। तो यहाँ के लोग काफ़ी वीर थे, किक्कान लोग, तो उन्होंने इन आक्रमणों को कभी सफल नहीं होने दिया, लेकिन इन्होंने अपने आक्रमण जारी रखे। तो देखते हैं इनके प्रारंभिक आक्रमण। अरबों के प्रारंभिक आक्रमण 636 से लेकर 712 ईस्वी तक के शुरू के हमले। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, 636 ईस्वी में, आधुनिक मुंबई के निकट थाना नामक बंदरगाह पर जल मार्ग से किया, लेकिन वे इसमें क्या रहे, असफल रहे, यानी उनको हरा के हमने भेज दिया। इसके बाद भड़ोच व देवल पर अरबों ने आक्रमण किया, लेकिन यहाँ भी उनको क्या मिली, हार मिली।
यहाँ से वो चल पड़े, भाई उठा के चले गए, यहाँ भी हार गए। इसके बाद खलीफा उमर 634 से लेकर 44 ईस्वी ने जल मार्ग की बजाय स्थल मार्ग से सिंध पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन ये योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। तो यहाँ भी असफल हो गए। इन्होंने सोचा कि चलो समुद्र के मार्ग से नहीं, इस बार स्थल मार्ग से हमला करते हैं सिंध के ऊपर। इसके बाद उमर के बाद खलीफा उस्मान 644 से 656 ईस्वी ने सिंध को जीतने के लिए योजना बनाई, लेकिन यह भी सिरे नहीं चढ़ सकी। तो इसमें भी इनको सफलता नहीं मिली, इस बार भी हार मिली। 660 ईस्वी में अरबों ने खलीफा अबू के समय, इसके बाद खलीफा अबू बन गया था उस्मान के बाद, तो उसके टाइम पर सिंध पर स्थल मार्ग से पहली बार हमला इन्होंने किया, लेकिन इस हमले में अरब सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यानी भारत वालों ने अपना दमखम दिखा दिया और उनको हरा करके भेज दिया, जाओ भाई यहाँ से भाग जाओ। 661 ईस्वी से 680 ईस्वी के बीच खलीफा मुआविया, फिर ये मुआविया नाम का खलीफा बना। इसके समय सिंध पर 6 बार आक्रमण किए, इसने एक के बाद एक करता रहा, लेकिन हर बार क्या मिली इसको? असफलता मिली। भारत के वीरों ने इनकी कोई दाल नहीं गलने दी हमारे यहाँ पर, और इनको हरा करके वापस भेज दिया। इसके बाद 695 ईस्वी में आते हैं, अल हज्जाज जो है वो इराक का गवर्नर बन जाता है। ये इराक अरब साम्राज्य के अंतर्गत ही है, एक प्रांत था उस समय, आज वर्तमान में एक देश है। तो अल हज्जाज नाम का व्यक्ति इराक का गवर्नर बना। वो सिंध को जीतना चाहता था, उसने 708 ईस्वी में सिंध को जीतने की योजना बनाई। तो इसने वही एक प्लानिंग कर ली कि मैं सिंध को जीतूंगा। अब देखते हैं ये अपनी प्लानिंग में सफल होगा कि नहीं होगा। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी। गवर्नर अल हज्जाज को खलीफा, तो गवर्नर अल हज्जाज ने क्या किया, जो उस समय का खलीफा था वालिद, उससे बार बार फरियाद करने पर उसने अनमने ढंग से सिंध पर आक्रमण करने की उसको आज्ञा मिल गई। इसको बोल दिया ठीक है भाई चल, तेरे को हार के आना है तो जा और अपने हार के आ जाए, वैसे तो मानने वाला है नहीं, अब तेरे को मैं मना करूंगा फिर तो बार बार आएगा, इसलिए एक बार चला जा। तो युद्ध का तात्कालिक कारण इसने क्या बनाया अल हज्जाज ने, कि सिंध के पास अरब व्यापारियों के साथ हुई लूटपाट की घटना। तो सिंध के पास कुछ जो इनके अरब के व्यापारी थे उनको चोर लुटेरों ने लूट लिया था। लंका से उनके कुछ व्यापारिक जहाज अरब लौट रहे थे, लेकिन समुद्र के जो डाकू थे उन्होंने देवल, भारत के अंदर ही है, इसके पास लूट लिया इनको, अरब के व्यापारियों को। तो इसको मौका मिल गया कि भाई हाँ अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कारण बन गया, अब बिना कारण से हमला नहीं कर सकता था। तो इसने लूटपाट करने वाले समुद्री जो डाकू थे, लेकिन इसने इराक के गवर्नर हज्जाज ने सिंध का राजा जो था दाहिर, उससे क्षतिपूर्ति की मांग की। उससे बोला कि भाई ये जो डाकू ने लूटा इसका हर्जाना तू भरेगा। तो दाहिर ने क्या कर दिया भाई, मना, बोला मैं नहीं भरूंगा भाई, जो करना कर ले। परंतु हज्जाज ने ताकत के नशे में राजा दाहिर को कमजोर जानकर क्या कर दिया, आक्रमण, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। उसको लगा दाहिर तो कुछ नहीं, मैं उसको हरा दूंगा, लेकिन उसको नहीं पता था बेटा इसका नाम दाहिर है और ये तेरे को छोड़ेगा नहीं। तो इसने दाहिर ने भगा भगा के पिटा, इस हज्जाज को भगा भगा के पिटा और यहाँ से भगा दिया, क्या भाग जा, कहाँ मेरे देश पे हमला करता है। तो ये देखो आपको सिंध प्रदेश का ये नक्शा, ये भारत का, यहाँ सिंध प्रदेश था, ये अरब सागर हो गया, यहाँ तक का आपका पाकिस्तान है। ये उस अभी जो वर्तमान में इसका कुछ हिस्सा भारत के अंदर है, कुछ पाकिस्तान में, सिंध प्रदेश का। इसके बाद इस हज्जाज ने क्या किया भाई, ये नहीं मानना, इसने सोचा भाई चलो अब हार गए दोबारा बदला लेते हैं। तो हज्जाज ने सबसे पहले तो अपने सेनानायक उबैदुल्ला को, एक सेनानायक था उबैदुल्ला, उसको, फिर बुरदल को दाहिर के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन राजा दाहिर ने सेनापति उबैदुल्ला और बुरदल या बुड़ैल को हरा करके मौत के घाट पर उतार दिया। कहता तू नहीं मानेगा भाई हज्जाज, ले तेरे सेनापतियों के सिर काट के भेजता हूँ मैं इनको, वहीं काट पीट दिया। तब इसने हज्जाज ने क्या किया, अपना भतीजा व दामाद मोहम्मद बिन कासिम, ये इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, यानी ये इसके भाई का लड़का भी था और इसकी बेटी का पति भी था, मोहम्मद बिन कासिम। आपको पता है मुसलमानों में ऐसे चाचे ताऊओं में शादी हो जाती है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद ने देवल पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। इसने बड़ी से काम लिया भाई, समझदारी से। इसने क्या किया, पहले देवल पे आक्रमण किया, छोटे से एरिया था वो देवल, उसको जीत लिया। और इसने क्या किया, यहाँ रहने वाले सभी वयस्क लोगों की हत्या कर दी भाई, इसने यहाँ कत्लेआम मचा दिया, वहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया। इसके बाद उसने आगे बढ़ते हुए सिंध नदी को पार किया। सिंध के अरोड़ में दोनों सेनाओं के बीच
20 जून 712 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ। यानी राजा दाहिर और जो ये कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, इसकी सेनाओं के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ 20 जून 712 को। इस युद्ध में दाहिर बहुत वीरतापूर्वक लड़ा भाई, लेकिन वो मारा गया। उसकी पत्नी ने किले के भीतर से 15,000 सैनिकों के साथ अरबों पर हमला बोल दिया। ये भी बड़ी योद्धा थी, तो इसने हमला कर दिया कि मैं इनको हरा दूंगी। लेकिन भाई क्योंकि दाहिर मारा गया था, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, तो सीमित साधनों के कारण वह अत्यधिक प्रतिरोध नहीं कर सकी भाई। और अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए उसने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। जौहर प्रथा आपने पिछले साल भी पढ़ी होगी 9th क्लास में, कि महिलाएं जब उनको लगता कि उनकी इज्जत के ऊपर आंच आएगी तो वो अग्नि जला करके उसमें कूद जाती थी। तो ये जौहर प्रथा थी, तो ये जौहर इसने कर लिया। दाहिर के पुत्र जैसिया ने, इसका बेटा था दाहिर राजा का जैसिया, इसने संघर्ष जारी रखा। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दो पुत्रियां थी उसकी, एक तो सूर्या देवी, एक परमल देवी, उनको बंदी बना लिया। उनको कासिम ने उपहार स्वरूप खलीफा के पास भेज दिया। लेकिन वहां पहुंचने पर इन दोनों ने क्या किया, कूटनीति का प्रयोग किया और कासिम को मृत्यु दंड दिलवा दिया और अपने पिता राजा दाहिर और माँ का बदला इन्होंने ले लिया कि इन्होंने हमारे माँ बाप को मारा था, तो इसको भी हम मृत्यु दंड दिलवा के ही रहेंगे। तो इन्होंने इसको मरवा दिया। अब बात करते हैं दाहिर का जो पुत्र था जैसिया, वो भाई लगातार अरबों का प्रतिरोध करता रहा, यानी इनसे लड़ता रहा। उसके बाद कश्मीर का शासक था ललितादित्य, उसने भी इनके प्रसार को रोके रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया। सिंध से 725 ईस्वी में उन्होंने भारत पर पुनः आक्रमण किया, लेकिन गुर्जर प्रतिहार शासकों ने उन्हें परास्त कर दिया। इन्होंने दोबारा आक्रमण करने की कोशिश की, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे भारत के अंदर, बड़े वीर शासक थे, इन्होंने इनको हरा दिया। उस समय तक भारत में इस्लाम का प्रवेश अवश्य हो गया था भाई, इस्लाम तो आ गया था, क्योंकि थोड़े बहुत लोग यहाँ आ गए, वो यहाँ रह गए। लेकिन सिंध पर अरबों के अधिकार के लगभग 3 शताब्दियों तक मुस्लिम शासक भारत में सिंध से आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सके। बस इनको लगा भाई यहीं सिंध में रुक जाओ, आगे बढ़े तो ये गुर्जर प्रतिहार और जो अन्य राजा वो हमें कहीं का नहीं छोड़ देंगे, मिटा देंगे नक्शे से ही। तो ये यहीं रुक गए अगले 300 सालों तक। अभी एक फैक्ट है, अरबों को सिंध पर विजय प्राप्त करने में कितने वर्ष लगे भाई, लगभग 76 वर्ष। पहला हमला 636 ईस्वी में हुआ था और इनको जो सफलता मिली वो 712 में मिली, मोहम्मद बिन कासिम जब उसने राजा दाहिर को युद्ध में हरा दिया था और राजा दाहिर युद्ध लड़ते हुए मारा गया। इतने दिनों में जाकर इनको सफलता मिली पहली। अब बात करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमणों की। 11वीं शताब्दी में एक बार पुनः भारत पर विदेशी आक्रमणों का खतरा उस समय बढ़ गया जब गजनी में तुर्कों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो भाई जो ये गजनी है, ये एक अरब साम्राज्य के अंतर्गत ही आता है, शहर का नाम है, जो अभी वर्तमान में आपके अफगानिस्तान के पास पड़ता है। उस गजनी में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी इन्होंने, तो तुर्क लोगों ने। और ये जो तुर्क थे ये कहाँ के थे, मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थे, जिसने क्या कर लिया, इस्लाम धर्म अपना लिया था। ये लोग बड़े कट्टर थे, मतलब कत्लेआम मचाना, मारकाट मचाना, ये इनको कोई वो नहीं होती थी, घिन नहीं होती थी, इस काम में इनको बड़ा मजा आता था। तो गजनी में एक तुर्क सरदार था अल्तगीन, इसने 962 ईस्वी में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसी राज्य के शासक भारत के लिए खतरा बन गए थे, जो अल्तगीन था गजनी के अंदर, इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो ये भारत के लिए खतरा बन गए, क्योंकि भारत के साथ सीमाएं लगती थी गजनी की। गजनी राज्य के सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र पर उस समय हिंदू शाही शासकों की सत्ता थी। हमारे यहाँ हिंदू राजा थे और उनकी राजधानी क्या थी, वय हिंद, राजधानी का नाम इनका वय हिंद था। और राज्य की जो सीमाएं थी वो चिनाब नदी से हिंदू कुश पर्वत तक फैली हुई थी। चिनाब नदी आपकी पंजाब से पाकिस्तान के अंदर को होके निकलती है हमारी, तो वहाँ से लेके और हिंदू कुश पर्वत जो है अफगानिस्तान के जाके टच होता है, वहाँ तक हमारी सीमाएं थी उस समय। 986 ईस्वी में विशाल सेना सहित जयपाल ने गजनी पर आक्रमण कर दिया। भाई हमारा राजा था जो हिंदू शाही शासक था, जिनकी राजधानी वह हिंद थी, उसने क्या किया कि भाई ये जिसकी सीमाएं हमारे साथ आ लगी है तो ऐसे तो खतरा बन जाएंगे लोग, तो इसने गजनी पे आक्रमण कर दिया। और लमगान के निकट दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, गजनी की सेनाओं के साथ हमारा युद्ध हुआ। लेकिन जब युद्ध चल रहा था तो अचानक तूफान आ गया। भाई तूफान ने जयपाल की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। तो भाई तूफान ऐसा आया कि उसने हमारे राजा जो थे जयपाल, उनकी सेना को नुकसान कर दिया। तो विवश होकर जयपाल को तुर्कों से संधि करनी पड़ी। अगर वो तूफान ना आता तो इनका खात्मा ये जयपाल कर देता भाई।
और हमारे यहाँ फिर आक्रमण नहीं होते। जयपाल इस संधि से बड़ा विचलित रहा। भाई ये तो बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा नुकसान हुआ। कुछ समय बाद जयपाल को सूचना मिली कि सुबुतगीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो ये अल्पतगीन था, इसका बेटा था फिर सुबुतगीन। तो इसको पता चला जयपाल को कि ये भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। तो इसलिए जयपाल ने फिर क्या किया, जयपाल ने विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए कालिंजर, कन्नौज व अजमेर के शासकों से सहायता मांगी कि भाई हम सब मिलकर इसको हराते हैं। इन सभी शासकों ने तुर्कों के भारत पर आक्रमण को रोकने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी। तो लमगान नामक स्थान पर दोबारा से युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में जयपाल के नेतृत्व करने वाली सेनाओं को सफलता नहीं मिली। भाई हमारे जो जयपाल थे ये हार गए। इस बार भी बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारी सेनाएं हार गई। सुबुतगीन की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में उसका पुत्र जो था महमूद गजनी का शासक बना। तो महमूद बड़ा कट्टर था, ये महमूद एक कट्टर मुसलमान शासक था। उसने इस्लाम का प्रसार करने और भारत की धन संपदा को लूटने के लिए भारत पर 17 आक्रमण किए। एक दो नहीं भाई, एक के बाद एक लगातार 17 आक्रमण किए। और उसका उद्देश्य था भारत के अंदर भाई एक तो इस्लाम फैलाना है और साथ में भारत के धन को मुझे लूटना है। जो हम सोने की चिड़िया होते थे, तो इसकी नज़र हमारी सोने की चिड़िया पे टिक गई। भारत में इस्लाम का प्रसार करके मुस्लिम जगत में ये प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता था जो महमूद गजनी था। इस उद्देश्य से उसने 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के बीच भारत पर एक दो नहीं बल्कि कितने आक्रमण किए, 17। 1001 में उसने हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण किया। पेशावर के निकट हुए युद्ध में जयपाल वीरतापूर्वक लड़ा लेकिन पराजित हो गया। फिर जयपाल की भी मृत्यु के बाद उसका पुत्र था आनंदपाल, वो राजा बनता है। आनंदपाल राजा बना जयपाल के बाद। उसके राज्य पर महमूद गजनवी ने कई आक्रमण किए। वही बार बार ये हमले करता रहा। हिंदू शाही राज्य के अलावा महमूद गजनवी ने क्या किया, भेरा, मुल्तान और नगरकोट पर भी आक्रमण किए तथा मंदिर व मूर्तियां तोड़कर एवं बहुत सा धन लूटकर गजनी लौटा। तो ये बहुत सारा धन हमारे यहाँ से लूट के ले गया, मंदिर तोड़ के चला गया, मूर्तियां तोड़ के चला गया हमारी भेरा में, मुल्तान में और नगरकोट में। भाई महमूद गजनी ने हिंदुओं के पवित्र स्थल थानेश्वर, थानेश्वर आपका कुरुक्षेत्र के पास में है। भाई आपने सुना भी होगा कुरुक्षेत्र के अंदर थानेश्वर। तो थानेश्वर में हमारा एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था, तो उसके ऊपर आक्रमण किया। ये हमारा बड़ा पवित्र स्थल था। यहाँ पे चक्र स्वामी का एक प्रसिद्ध मंदिर था। भाई तो महमूद गजनी ने न केवल इस मंदिर को तोड़ा अपितु चक्र स्वामी की मूर्ति को भी खंड खंड कर दिया। महमूद गजनी ने हिंदुओं के एक अन्य पवित्र स्थल मथुरा पर भी आक्रमण किया। यानी ये तो बस भाई पीछे पड़ गया था हमारे मंदिरों के और हमारे धन के, हमारे लोगों की आस्थाओं के। देखो कितने हमले कर रहा है और बार बार मंदिरों पे कर रहा है। तो इस बार इसने मथुरा पे आक्रमण किया। एक मंदिर था हमारा वहाँ भी, यहाँ भी उसने भगवान केशव यानी श्री कृष्ण की मूर्ति को अपमानित किया। महमूद गजनी ने गुजरात स्थित सोमनाथ के मंदिर का पर आक्रमण का निर्णय ले लिया। फिर इसके बाद भाई है ना, हमारा एक प्रसिद्ध मंदिर था गुजरात के अंदर सोमनाथ का मंदिर। तो फिर इसने कहा कि अब मैं वहाँ आक्रमण करूँगा। यहाँ का जो विशाल मंदिर था वो विश्व प्रसिद्ध था, पूरी दुनिया में उसके चर्चे थे और इस मंदिर के प्रति हिंदुओं की बहुत गहरी आस्था थी। इस मंदिर में भारी धनराशि, हीरे जवाहरात थे। मंदिर की आय का स्रोत 10,000 गाँव का राजस्व था। भाई 10,000 गाँव से कराता था इस मंदिर के पास और बहुत धन संपदा हमारे इस मंदिर के पास थी। मंदिर के में एक सोने की घंटी भी लगी हुई थी जिसका वजन कई मन था। भाई हमारी एक घंटी ऐसी थी जिसका वजन कई मन सोना था। एक मन में 40 किलो होते हैं, तो आप देखो किलो के भाव से घंटी थी सोने की। भगवान सोमनाथ की मूर्ति पर बने छत्र में भी हजारों बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। तो बहुत सारे हीरे जवाहरात भगवान सोमनाथ की मूर्ति में भी जड़े हुए थे। भाई तो महमूद गजनी ने इस मंदिर की पवित्रता भंग करने व धन को लूटने के लिए सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया कि मैं ये धन भी लूटूंगा और इसको खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। उसे हिंदुओं के भारी प्रतिरोध के कारण सोमनाथ के मंदिर पर अधिकार करने में कितने दिन लगे, 3 दिन लगे। भाई हमारे लोगों ने भी प्रयास किया कि किसी प्रकार मंदिर तक ना पहुँचे, लेकिन ये पहुँच गया। महमूद गजनी द्वारा प्रतिरोध कर रहे अनेक हिंदुओं की हत्या कर दी। भाई जो इसके सामने आया बस उसको इसने मार दिया। तत्पश्चात महमूद गज ने मंदिर को लूटा तथा भगवान सोमनाथ की मूर्ति को गदा के प्रहार से तोड़ दिया। तो हमारे भगवान सोमनाथ की मूर्ति थी उसको तोड़ दिया और यहाँ से प्राप्त धन को वो ऊंटों पर लाद कर गजनी ले गया। जब वो गजनी लौट रहा था तो सिंध के जाटों ने उसका रास्ता रोक लिया। भाई ये जाट तो भाई जाट होता है जैसे वो आपने ये है ना अपना बॉलीवुड में एक्टर क्या नाम है उनका, रणदीप हुड्डा।
तो भाई ये तो वही है, फिर जाटों वाली पे आ गए। सिंध के जाट, उन्होंने बोला यहाँ से निकल के दिखा भाई, तेरे को हम देखते हैं, को होगा गजनी अपनी जगह, हम नहीं यहाँ से जाने देंगे। लेकिन भाई किसी तरह भारत से धन गजनी ले जाने में सफल हुआ, लेकिन ये बचा के निकल गया भाई। गजनी पहुंचकर उसने जाटों को सबक सिखाने के लिए एक बार पुनः आक्रमण कर दिया। तो इसने कहा भाई मैं भी जाटों को सबक सिखाऊंगा इस बार तो। यह गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण था, ये लास्ट था भाई, इसके बाद इसने कोई हमला नहीं किया, क्योंकि इस आक्रमण में भले ही हमारा नुकसान हुआ हो, लेकिन इसका भी बहुत भयंकर नुकसान हमने कर दिया था। इसके सैनिकों को पूरा मार काट मचा दी थी हमने भी। इस आक्रमण के दौरान उसने स्त्री व बच्चों को भी मार डाला और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो देखो भाई कितना निर्दयी था, बताओ, बच्चों का और महिलाओं का इसमें क्या वो था, दोष था। लेकिन ये ऐसे ही होते हैं भाई विदेशी आक्रमणकारी। तो ये एक फैक्ट दे रखा है, हिंदू शाही वंश के जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल एवं भीमपाल ने 1001 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक महमूद के आक्रमणों का लगातार विरोध किया। भाई हमारे कई राजा हैं, जयपाल हैं, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल, ये लगातार गजनी का विरोध करते रहे। और 1008 ईस्वी में तो आनंदपाल से युद्ध में हारते हारते बचा था ये। अगर उस समय हार जाता तो दोबारा इसकी हिम्मत नहीं थी कि भारत पे हमला कर सके। ये देखो आधुनिक सोमनाथ मंदिर गुजरात, इस समय हमारा जो मंदिर है ये बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, तो इसके ऊपर इसने हमला किया था। नगरकोट, कुरुक्षेत्र एवं मथुरा के मंदिर पिछली कई शताब्दियों से भारतीय ज्ञान, कला व संस्कृति के केंद्रों के रूप में उभरे थे। एक बात और देखो भाई, हमारे जो मंदिर थे ना, वो केवल ऐसा नहीं था कि वहाँ पूजा होती थी, पूजा पाठ, ये ज्ञान के, कला के और संस्कृति के भी केंद्र थे। यानी इनको आप ये कह सकते हैं, इनके साथ साथ में गुरुकुल चलते थे, यहाँ पे अलग अलग कलाएं होती थी। हमारी संस्कृति के जैसे म्यूजियम वगैरह में हम देखते हैं ना, उस प्रकार के यहाँ अलग अलग विभाग मंदिरों के साथ बने हुए थे। हम अपनी संस्कृति, हमारी धरोहर थी वो, हमारे ज्ञान की बहुत पुस्तकें वहाँ रखी हुई थी, वहाँ गुरुकुल चलते थे। तो इन सबको ही नुकसान पहुँचा, इसके कारण से हमारी ज्ञान परंपरा को ही आघात लगा। उन्हें नष्ट करके महमूद गजनी ने भारत की धन संपदा के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी भारी हानि पहुंचाई। महमूद भारतीय संस्कृति, ज्ञान एवं आस्था के प्रमुख केंद्रों, मंदिरों को नष्ट करके हिंदुओं के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाना चाहता था। वो ये उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारे आत्मविश्वास को चोट लगे, कि हम हिंदू ये सोचें कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा, हम मुसलमान बन जाए। ये अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था और हमें नीचा दिखाना चाहता था कि देखो तुम्हारे भगवान में कोई दम नहीं है, मैं उनके मंदिरों को तोड़ के दिखाता हूँ। उसके कृत्यों से हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। तो भाई घृणा तो होनी थी जब ऐसे ऐसे काम ये करेगा, तो इसके कारण से हमारे जो लोगों के मन में मुस्लिमों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। इसके बाद एक और गजनी का ही शासक था, इसका नाम था मोहम्मद गोरी। एशिया में अब गजनी राज्य का स्थान किसने ले लिया था? गोर के राज्य ने। तो यानी पहले वो गजनी था, उसके बाद गोर के राज्य ने उसका स्थान ले लिया, गोर वालों ने उस पर कब्जा कर लिया, गोर वंश के लोगों ने। और गोर का शासक था मोहम्मद गोरी। उसने भी भारत पर आक्रमण की योजना बनाई और उसने 1175 से लेके 1206 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किए। ये देखो उसने 1000 से लेके 1027, लगभग 27 साल वो लगा रहा, और 25 और 6 31 साल ये हमले करता रहा भारत पे। गोरी के भारत पर आक्रमणों के समय उत्तर भारत में 3 शक्तिशाली राजवंश थे। गुजरात के चालुक्य राजा, चालुक्य वंश के राजा थे गुजरात के अंदर, जिसमें मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय थे भाई। दिल्ली अजमेर के चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जिनमें आता आपका पृथ्वीराज तृतीय, इसी को पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। और कन्नौज के गढ़वाल राजा, गढ़वाल वंश के जयचंद राठौड़। तो ये 3 राजा थे और तीनों ही अपने आप में इतने सक्षम थे कि वे अकेले ही मोहम्मद गोरी से लोहा ले सकते थे भाई, अकेले हरा सकते थे मोहम्मद गोरी को, इतने ज़बरदस्त हमारे राजा थे ये। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। इसने पहले भी मुल्तान पर आक्रमण किया जो अभी पाकिस्तान में है, तो इसको 1175 में जीत लिया। इसके बाद उसने उच्च के दुर्ग पर कूटनीति पूर्वक विश्वासघात से अधिकार कर लिया। तो उच्च का हमारा एक दुर्ग था, किला, उस पर भी इसने विश्वासघात धोखे से कब्जा कर लिया। मोहम्मद गोरी गुजरात की समृद्धि से बड़ा प्रभावित था, क्योंकि वो जो गजनी था वो भी गुजरात से मंदिर लूट के ले गया था, और ये भी बड़ा प्रभावित था कि हाँ गुजरात के अंदर वो धन संपदा है भाई, मुझे इसको लूटना है, इसको लूटना चाहता था, वह उस पर अधिकार करना चाहता था। मोहम्मद गोरी कोई अविजित आक्रमणकारी नहीं था। अगर भाई हम मोहम्मद गोरी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मोहम्मद गोरी कोई अविजित था, उसको कोई हरा नहीं सकता था। और भारत की बात करें तो भारत तो सदैव से वीरों की भूमि रही है।
यहाँ पर होने वाले आक्रमणों का हमारे वीरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मोहम्मद गोरी की भी भारत में कई बार हार का सामना उसको करना पड़ा, कई बार हार हुई है मोहम्मद गोरी की, ऐसा नहीं कि मोहम्मद गोरी हमारे साथ जीतता हो। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय कब हुई थी? 1178 से 79 में ही पहली बार इसको हरा दिया था भाई, 1178 से 79 में। उस समय भारत पर चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय का शासन था। तो ये आपका चालुक्य वंश गुजरात वाला जो मूलराज द्वितीय था उसका इसमें उस समय शासन था। मोहम्मद गोरी ने दक्षिण राजपुताना होते हुए, राजपुताना मतलब जो आधुनिक आपका राजस्थान है वहाँ से होते हुए अहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण किया है, गुजरात के अंदर अभी। मूलराज द्वितीय एवं भीम द्वितीय की साहसी माँ थी नायका देवी। इसके नेतृत्व में अहिलवाड़ा की सेना ने आबू पर्वत के निकट कायंद्रा नामक स्थान पर, जगह का नाम कायंद्रा है, वहाँ पर मोहम्मद गोरी का सामना किया नायका देवी ने अपनी सेना के साथ, और मोहम्मद गोरी की पूर्ण रूप से जो है पराजित हुई सेना। ठीक है, मोहम्मद गोरी किसी प्रकार से गुजरात से अपनी पराजित सेना से भाग निकला, तो इसकी सेना को इन्होंने हरा दिया आपका अहिलवाड़ा की सेना ने कायंद्रा नाम की जगह पे, और ये यहाँ से भाग निकला अपनी सेना को ले जाके, भाई कैसे करके बस मैं यहाँ से बच जाऊँ, भाग जाऊँ, ये भाग निकला। उसके बाद मोहम्मद गोरी की ये जो है ना ये पहली हार थी भाई, यही पहली हार थी मोहम्मद गोरी की भारत के अंदर। 1178-79 की बात है ये हार के भाग गया। भारतीय राजाओं में मूलराज द्वितीय ये प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित करके वापस लौटने पे मजबूर कर दिया। तो मूलराज द्वितीय ने इस युद्ध में इसको हरा दिया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण का रास्ता बदल लिया। इसने सोचा ना भाई ये गुजरात वाले चालुक्य ये बड़े खतरनाक है भाई, मैं इनसे नहीं जीत सकता, तो मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। तो इसने अपना रास्ता बदला और उसने पंजाब की ओर से भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। अब इसने सोचा कि मैं पंजाब के रास्ते से आक्रमण करता हूँ, शायद इस बार जीत जाऊँ। तो पंजाब के क्षेत्र पर इस समय गजनी वंश के शासक थे खुसरो मलिक, उनका शासन था। गजनी वंश का था ये गजनी खुसरो मलिक, तो इसका शासन था, और इसने खुसरो मलिक को 1186 ईस्वी में हरा दिया भाई पंजाब के ऊपर। पंजाब पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। अब वह आगे बढ़ के किस पे कब्जा करना चाहता था? दिल्ली पर। ये चाहता था कि चलो दिल्ली पहुंचो, दिल्ली 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 दिल्ली, अब भी भारत की राजधानी है, तब भी दिल्ली का बहुत महत्व था भाई। दिल्ली पर इस समय चौहान वंश के प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय की सत्ता थी, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। वह बड़ा वीर शासक था। जब 1190 में गोरी ने सरहिंद को जीत लिया तो पृथ्वीराज इस विदेशी आक्रमणकारी का रास्ता रोकने के लिए क्या करता है भाई, ये तराइन के मैदान में आ डटा। क्या बेटा तेरे को हम देखते हैं, तेने भी जैसे वैसे देखे होंगे खुसरो मलिक जैसे, हमसे टकरा के देख, हम बताएंगे हम क्या चीज़ हैं। तो भाई तराइन का मैदान यानी तरावड़ी, तराइन का दूसरा नाम क्या है? तरावड़ी है आपका। ये तरावड़ी इधर करनाल के अंदर है तरावड़ी। तो तरावड़ी में आके है ना पृथ्वीराज चौहान ने कहा बेटा अब यहाँ देखते हैं, तेरे को बताते हैं भारत के अंदर कैसे कैसे वीर हैं और पृथ्वीराज चौहान किस चीज़ का नाम है। तो 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान ने वीरता का परिचय देते हुए मोहम्मद गोरी को पूरी तरह हरा दिया। अब ऐसा पीटा ना उसको, धोबी पछाड़ लगा दी भाई पूरी, ऐसे ही दे धड़ाधड़ पूरा कूट छेद दिया। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। तो ये है ना वो कहते हैं ना सर पे रख के फुर्र हो गया, दुम दबा के भागा, अपने पूंछ को सर पे रख के भाग लिया एकदम से बच के, भाई बस हे भगवान हे अल्लाह बचा दे, मैं दोबारा हमला नहीं करूँगा। तो ये ऐसे कर आके भाग गया। लेकिन क्या होता, अगले वर्ष मोहम्मद गोरी ने भारत पर पुनः आक्रमण कर दिया। ये एक बार तो जान इसकी बच गई थी, तब तो ये निकल गया, इसने अब दोबारा फिर आक्रमण किया। इस बार दोनों सेनाओं के बीच पुनः एक बार फिर तराइन यानी तरावड़ी में दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी वीरता का परिचय दिया, लेकिन वो क्या हो गया, हार गया। और दिल्ली पर भाई किसका शासन हो गया? मोहम्मद गोरी का। तो गोरी ने हमारे यहाँ शासन कर लिया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मोहम्मद गोरी की सेनाओं ने 1193 ईस्वी में भारत के अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण किया। अब क्योंकि दिल्ली पे उनका कब्जा हो गया तो आगे का रास्ता साफ मिल गया उनको, तो इन्होंने और बहुत सारे एरिया को जीता तथा मेरठ व अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर इन पे अधिकार कर लिया। 1193 में मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक को भी हरा दिया भाई, जयचंद राठौड़ को। अब कन्नौज तक के क्षेत्र पर गोरी की सत्ता स्थापित हो गई। गोरी के एक सेना नायक बल्तियार खिलजी इसका एक सेना नायक था। इसने 1198 ईस्वी में बंगाल की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया, जहां सेन वंश के शासक लक्ष्मण सिंह
शासन करते थे। तो इसका एक सेना नायक इसने बंगाल में भेज दिया 1198 की भाई वहाँ जाके आक्रमण को, और वहाँ भी जीत के आ। तो इसने उसको भेज दिया। तो वहाँ इस बख्तियार खिलजी ने क्या किया, ये हमारा विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय था भाई, ये ऐसे आक्रमणकारी थे कि इसने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को मार डाला, और यहाँ पे जो पुस्तकालय थे उनमें आग लगा दी, भवनों को तहस नहस कर दिया। ये हमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसमें विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते थे, और इसी के कारण भारत कला और विज्ञान का केंद्र था भाई। तो ये बड़ी हमें भारी हानि हुई थी इस चीज़ से। इस आक्रमण के समय बख्तियार खिलजी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, यहाँ के भवनों सहित पुस्तकालय को आग लगा दी। खिलजी ने यहाँ की जनता पर बड़े अत्याचार किए भाई, इसने लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। तो इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1206 ईस्वी में भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। गोरी मर गया, उसका कब्जा हो गया। तो देखो हम किसके गुलाम हुए, मोहम्मद गोरी का गुलाम था उसके गुलाम, यानी मोहम्मद गोरी के गुलाम के भी गुलाम हो गए हम। यह राज्य बाद में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया, लेकिन 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत का हिंदुओं ने प्रतिरोध जारी रखा भाई। हमारे लोगों ने लगातार इनका विरोध किया। राजपूत, मेव, मंडारों ने सुल्तानों की नाक में दम करके रखा है। नहीं, हमारे बहुत सारे लोगों ने, राजपूतों ने, मेवों ने, मंडारों ने लगातार इनका विरोध किया और इनकी नाक में दम करके रखा कि भाई ऐसे तो हम भी आप लोगों को शासन नहीं करने देंगे बड़े आसानी से। तो ये था भाई मोहम्मद गोरी के आक्रमण। अब बात कर लेते हैं मंगोलों के आक्रमण। तो मंगोलों के आक्रमण भारत पर विदेशी आक्रमणों का यह सिलसिला 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भी चलता रहा। 13वीं 14वीं शताब्दी में किसने आक्रमण किया, मंगोलों ने। इन वर्षों में आक्रमणकारी थे मंगोल जो थी मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी भाई। खानाबदोश मतलब ऐसे जंगली जाहिल से एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहना, तो ऐसे थे ये। इस जाति ने चंगेज खान के नेतृत्व में मध्य एशिया के बड़े भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था भाई। चंगेज खान इनका राजा था, बड़ा निर्दयी क्रूर था। जब आप 11वीं में इसका इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना क्रूर राजा था। 13वीं में 14वीं शताब्दी में ये मंगोल भारत के लिए खतरा बने रहे। तो 13वीं 14वीं शताब्दियों में इन्होंने भारत के ऊपर बड़े हमले किए हैं। 1241 में मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। ये लाहौर पहले हमारा हिस्सा था जो अभी पाकिस्तान के अंदर है, तो इस पर 1241 में इन्होंने अधिकार कर लिया। 1245 ईस्वी में इन्होंने मंगोलों ने मुल्तान को भी जीत लिया, ये भी इस पर भी आक्रमण कर दिया इन्होंने। मंगोलों के आक्रमणों का भी उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य इनका लूट मार था, बस भाई लूटो मारो काटो चलो भाई। मंगोलों के आक्रमण के कारण भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई। अब ये बताओ भाई, जब इनका उद्देश्य सीधा ये था लूटपाट मचाई, मार काट की और वहाँ से भाग गए बस, तो इन्होंने बड़ी लूटपाट और अव्यवस्था फैली इनके कारण से। 1297 ईस्वी में मंगोलों ने कादिर खान के नेतृत्व में, कादिर खान इस बार इसने नेतृत्व किया युद्ध का। इस आक्रमण के दौरान उन्होंने सतलुज और व्यास नदियों तक के क्षेत्र में लूटपाट मार की, तो ये व्यास और सतलुज तक भी आ गए भाई। इससे उन्हें बहुत धन प्राप्त हुआ, अतः उन्होंने इसके बाद लगातार कई आक्रमण भारत पर कर दिए। जब उनको धन मिला तो उनको लगा बड़े धन है, या तो सोने की चिड़िया भाई, बहुत सारा धन है, लूटो लूटो मजे लो। 1299 ईस्वी में मंगोलों ने भारत पर एक बड़ा हमला किया और इस बार उन्होंने दिल्ली तक के प्रदेशों को लूटा भाई, दिल्ली को भी नहीं छोड़ा। और इसके 4 वर्ष बाद 1303 ईस्वी में तार्गिक के नेतृत्व में, ये तार्गिन का नेता बन गया था सेनापति, तो ये आया इस बार हमला करने के लिए। तो इन्होंने फिर से भारत के ऊपर एक बार आक्रमण किया और पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रों में लूटपाट मचाई, यानी ये पंजाब में हम भी आते थे उस टाइम पे, हरियाणा वाले। इसके बाद मंगोलों ने लूटपाट के उद्देश्य से 1305 व 6 ईस्वी में भी भारत पर आक्रमण किए। भारत पर मंगोलों का अंतिम आक्रमण 1327 ईस्वी में तारम शिरीन खान के नेतृत्व में किया गया। तो लास्ट हमला इन्होंने 1327 में तारम शिरीन खान के नेतृत्व में किया। तो इन्होंने भी बहुत सारे हमले किए और हर बार इनके हमलों का एक ही उद्देश्य था कि भाई जाओ मार काट मचाओ, लूटो और चले आओ। मंगोलों के आक्रमण से भारत को बहुत हानि तो होगी भाई। लगातार आक्रमणों के कारण उत्तर पश्चिम का उपजाऊ क्षेत्र उजड़ गया भाई। यहाँ लोगों को मार काट दिया गया, तो जो व्यवस्थाएं थी वो बिगड़ गई, जो खेती करने वाले लोग थे वो मारे गए, तो उपजाऊ क्षेत्र उजड़ना ही था। जब लोग नहीं बचे तो फिर जमीन उपजाऊ कैसे रह जाएगी। पंजाब की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, हमलों के कारण शासन व्यवस्था अस्थिर हो गई, सामाजिक ताना बाना टूटने लगा। उत्तर पश्चिम का समृद्ध नगर लाहौर तो बर्बाद हो गया भाई।
लाहौर को तो इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा, बार बार हमले, और उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। इसके बाद बात करते हैं तैमूर का आक्रमण। 1398 ईस्वी में भारत पर समरकंद का शासक, समरकंद भी ये अरब के क्षेत्र का ही एक जगह है, तो वहाँ का शासक था तैमूर। इसको तैमूर लंग भी बोलते थे, तैमूर लंग, क्योंकि ये लंगड़ा था। तो इसने आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद था। उसने तैमूर के आक्रमण को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। भाई ये राजा बना हुआ था नसीरुद्दीन मोहम्मद, इसने कुछ नहीं किया तैमूर के आक्रमण को रोकने के लिए, बल्कि क्या किया, वह स्वयं ही आक्रमण की सूचना मिलते दिल्ली छोड़ के भाग गया। ये तो इसने सोचा भाई बचा ले अपनी जान, जो मरता है मरे, जिसको जीना है जिए, मैं अपनी जान बचाऊं, और ये दिल्ली छोड़ के भाग गया। तो तैमूर ने क्या किया, दिल्ली को भाई खूब लूटा, हजारों स्त्रियां, पुरुषों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। देखो भाई इन्होंने का एक ही उद्देश्य था, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारो, अपना खूब फैलाओ और उनको लूटो बस। दिल्ली से भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात लूट के ले गई। बहुत से युद्धबंदी स्त्री व पुरुषों व बच्चों को दास बनाकर मुस्लिमों को इन्होंने बेच दिया। यहाँ से बहुत सारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, पुरुषों को लेके गए, उनको दास बना के मंडियों में बेच दिया। तैमूर के नरसंहार की बातें दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में कई सदियों तक होती रही। तो भाई इसने तो इतना कत्लेआम मचाया था कि आसपास के एरिया में बाद में भी चर्चा होती रही, भाई तैमूर, और नाम मतलब उसका, तो ऐसा इसने भयंकर नरसंहार किया था। दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों को तैमूर ने बर्बाद कर दिया था। पंजाब पर उसके प्रतिनिधि ने कई वर्षों तक शासन किया। तैमूर के आक्रमणों ने सुल्तानों की सैन्य व्यवस्था की दुर्बलता को प्रकट करके सल्तनत के पतन में मुख्य भूमिका निभाई। तो इसने जो आक्रमण किया उससे सुल्तानों का पता लग गया ये कितने वीर हैं, क्योंकि नसीरुद्दीन तो छोड़ के ही भाग गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे सल्तनत का जो है पतन होता गया, और उसके बाद सल्तनत पर आक्रमण किसने किया, बाबर ने किया। तो बाबर के आक्रमण के साथ ही भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो इसके बारे में हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी इस लेसन को हम यहीं रोकते हैं। पार्ट 1 है ये इस लेसन का। पार्ट 2 में हम बाबर के आक्रमण और इसके बाद के जो भी आक्रमण है और इन आक्रमणों का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके लिए हम पार्ट 2 बनाएंगे इस लेसन का, तो ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं जल्दी जल्दी करूँगा तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और अगर हम इसी प्रकार बनाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर एंड सभी को नमस्ते। एक बात और कहना चाहूँगा लास्ट में कि चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, नमस्ते।